हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम लास्ट लेक्चर में बीएससी सेकेंड ईयर के वेव मैकेनिक्स का एक यूनिट डिस्कस कर रहे थे, यूनिट थर्ड, जिसमें हम कर रहे थे मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, यानी कि मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण का नियम। पहले मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो किया था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद हम जहाँ से कल छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल ने क्यों दिया ये लॉ, क्योंकि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी या जो गैसों का काइनेटिक मॉडल था, गत्यात्मक सिद्धांत था, वहाँ से क्या कह रही थी, उसकी हाइपोथेसिस क्या थे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है और वो आपस में टकराने के बाद कैसे है, सीधी रेखा में मूव कर रहे हैं और ये कॉन्टिन्यूस टक्कर करते हैं। ये सीधी लाइन है, ये टेढ़ी नहीं है। और जैसे ही ये टकराएंगे, कोई भी यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ से कोई पार्टिकल आया, वो इस वाले से टकराया तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी, लेकिन वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। स्ट्रेट लाइन में ही मूव करने का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो है, एक्सटर्नली बाहर से कोई भी और फोर्स काम नहीं करता है। तो ये तो काइनेटिक थ्योरी में था। और दूसरा क्या था, जैसे ही वो टकराएगा तो उसके मोशन की डायरेक्शन बदल गई। देखो, पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो इस डायरेक्शन में जाने लगा पार्टिकल, और हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई हो। तो जो मैक्सवेल था उसने ये लॉ इसीलिए दिया था, ये देखने के लिए कि कितने पार्टिकल ऐसे हैं, कितने मॉलिक्यूल या अणु ऐसे हैं जो टकराने के बाद उनके वेग की दिशा और परिणाम सेम है, मतलब सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए दिया था मैक्सवेल ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसने क्या कहा था कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर, और उसने एक वेलोसिटी रेंज ले ली थी। रेंज ली है तभी तो कहा वेग का वितरण हो रहा है, यानी कि इस रेंज के बीच की ही वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रेंज के बीच इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसने वेग की जगह ले लिया उसकी CRMS, मतलब वेलोसिटी है ये भी, उनका अणुओं की संख्या और उनका वर्ग माध्य मूल मान जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, समान रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण का नियम। फिर उसने कुछ हाइपोथेसिस ली थी। पहली क्या ली थी, इसने क्या कहा था, जो काइनेटिक थ्योरी थी या काइनेटिक मॉडल था, उसने क्या कहा था कि जो पूरे वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में अणुओं का वेग जो है वो कैसा था, नेग्लिजिबल था। जबकि यहाँ पर क्या कहा, वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो लिए, एन लिए, वो बहुत ज़्यादा ले लिए। फिर क्या किया था, उसको क्या किया था, वॉल्यूम एलिमेंट्स में बांटा था, आयतन अल्पांशों में विभाजित किया था, और हर एक आयतन अल्पांश में जो आणविक घनत्व है, मैंने उसको एक बार रो लिख दिया, हम जिससे डिनोट करेंगे वो देख लेंगे। ये कल वाले लेक्चर में बताया है, आणविक घनत्व क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या थी, समान ली थी। तीसरा उसने क्या लिया था कि हर एक वॉल्यूम एलिमेंट में वेलोसिटी जो है वो कुछ भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। परिवर्तित मैंने चेंज लिख दिया, अलग अलग है वैसे। फिर चौथा क्या लिया था कि टेम्परेचर टी पर और वेलोसिटी रेंज C एंड C प्लस DC में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है n है, यानी कि इस वेलोसिटी रेंज के बीच में। और टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, इंक्रीज ही होती है पार्टिकल्स की। तो इसीलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट दिया था। तो उसने कहा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस वेलोसिटी रेंज में अणुओं की संख्या भी सेम ही होगी, समान रहेगी। पांचवा पॉइंट इसने क्या लिया था कि हर एक मॉलिक्यूल जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, इलास्टिक गोले की तरह बिहेव कर रहा है, प्रत्यास्थ गोले की तरह बिहेव कर रहा है। अगर वो इलास्टिक है तो मतलब कोलिजन भी कैसी होगी, इलास्टिक, मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी। सिक्स पॉइंट क्या लिया था कि ये कैसे आपस में और वॉल्स के साथ क्या टक्कर कर रहे हैं। कौन टक्कर कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। वॉल्स क्या है, जिस वैसल के अंदर भरी हुई है उसके वॉल्स के साथ टक्कर कर रही है। सातवां पॉइंट क्या लिया था कि ये टक्कर कैसे कर रही है, स्ट्रेट लाइन में हो रही है। तो ये तो थे इसके हाइपोथेसिस, या जो इसने अपनी अभिकल्पनाएं ली थी वो ली थी। फिर हमने क्या कहा था कि हमने क्या मान लिया था कि मान लो कि कोई पार्टिकल है, उसका जो वेलोसिटी है वो c ले ली, लेकिन हर एक पार्टिकल क्या है, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा। हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि एक्स डायरेक्शन में वो u वेलोसिटी से, वाई में v और जेड में w वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वैसे ही अगर मैं मान लूँ
कि c प्लस डी सी वेलोसिटी है, तब उसका वेग क्या हो जाएगा, u प्लस डी यू, एक्स डायरेक्शन में, y में v प्लस डी वी, और z में क्या हो जाएगा, w प्लस डी डब्ल्यू। अगर वेलोसिटी रेंज c एंड c प्लस डी सी की बात करें थे तब हम क्या ले रहे थे, u एंड u प्लस डी यू ले रहे थे वेलोसिटी, और क्या ले रहे थे, v एंड v प्लस डी वी, और w एंड w प्लस डी डब्ल्यू। यानी कि जब हम रेंज की बात कर रहे हैं तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी की रेंज ये, y में ये और z में ये ले ली थी। फिर हमने क्या कहा था कि मान लो कि u वेलोसिटी से x डायरेक्शन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है, नहीं u वेलोसिटी नहीं, u एंड u प्लस डी यू वेलोसिटी रेंज में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी इसी रेंज की हो, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या ली थी, एफ यू डॉट डी यू। u का फंक्शन है एफ यू। सिमिलरली मैंने y में ली थी एफ वी डॉट डी वी और z में ली थी एफ डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू। तो अगर मैं पूरे वेलोसिटी रेंज की बात कर लूँ एफ सी एंड सी प्लस डी सी की, तब क्या था, एफ सी डी सी। ये सब मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ कि ये सब कल किया हुआ है। फिर हमने क्या देखा था कल, फिर कल क्या लिया था कि हमने जो टोटल प्रोबेबिलिटी एफ सी डी सी ली थी वो किसके इक्वल थी, एफ यू डी यू, एफ वी डी वी और एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू सबके प्रोडक्ट के। और हमने क्या मान लिया था कि पर यूनिट वॉल्यूम में मान लिया कि जो वॉल्यूम में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे वो मान लिए थे n, और c एंड c प्लस डी सी वेलोसिटी रेंज के, यानी कि इस रेंज की वेलोसिटी से जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसकी संख्या ले ली थी dn। तो यहाँ पर इसी वेलोसिटी से अगर मैं इस रेंज की वेलोसिटी से मूव करने वाले पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रायिकता निकालूं, तो वो क्या हो जाएगी, dn ओवर में n। फेवरेबल क्या है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस रेंज के हो सकते हैं वो, ओवर में n मतलब टोटल। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है और ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब क्या होगा, ये dn ओवर में n के इक्वल हो सकता है। और इस इक्वेशन से मैंने क्या कहा था कि एफ सी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू का प्रोडक्ट, जिसे क्या कहा था, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और एक यहाँ से क्या पता चल रहा था, डी सी किसके इक्वल है, डी वी डी यू और डी डब्ल्यू। डी यू पहले लिख देना चाहिए। तो ये क्या है, एक वॉल्यूम की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको मैक्सवेल ने कहा था वॉल्यूम एलिमेंट। वास्तव में तो वॉल्यूम एलिमेंट नहीं है लेकिन वैसे कहा था। फिर हमने कल क्या कहा था कि c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। c कांस्टेंट ही है पार्टिकल की वेलोसिटी। एक पार्टिकल की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, हाँ दूसरे के रिस्पेक्ट अलग हो सकती है, टकराने के बाद चेंज होगी वो भी बात अलग है। वैसे तो c कांस्टेंट है। अगर c कांस्टेंट है तो एफ सी का फंक्शन है तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। फिर हमने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करा था और फिर हमारे पास क्या आया था वो देखते हैं। जब डिफरेंशिएशन किया तो एफ यू का करेंगे पहले, एफ वी और एफ डब्ल्यू को वैसा ही रख दिया था। तो यू डी एफ यू जो है वो यू का फंक्शन होने के कारण प्लस में डी यू लिख दिया। सिमिलरली मैं एफ वी का करती हूँ और दूसरों को कांस्टेंट रख दूंगी तो ये टर्म आ जाएगी। और वैसे ही मैं एफ डब्ल्यू का करती हूँ, बाकियों को कांस्टेंट रखती हूँ, तो मेरे पास एफ डैश डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू और एफ सी डी सी एफ डैश सी डॉट डी सी आएगा। एफ सी जो है वो कांस्टेंट है तो एफ डैश सी कांस्टेंट हो जाएगा। एफ डैश सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। फिर हमने इस पूरी इक्वेशन में क्या किया था, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड लगाया था, एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू से जब डिवाइड लगाया तो मेरे पास क्या बना था, एफ डैश यू ओवर में एफ यू डॉट डी यू प्लस एफ डैश वी ओवर में एफ वी डॉट डी वी प्लस एफ डैश डब्ल्यू ओवर में एफ डब्ल्यू प्लस डॉट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। इसको चलो इसको रहने दो, ये कल इक्वेशन दी थी। फिर हमने क्या किया था, जब वो सी
वेलोसिटी वाला पार्टिकल x में u, y में v और z में w से मूव कर रहा है, तो वहां से क्या था, सी स्क्वायर किसके इक्वल है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। स्क्वायर लेने का रीजन ये था कि x माइनस डायरेक्शन में भी जा सकता है, तो हमने स्क्वायर ले लिया वो डायरेक्शन वाला झंझट खत्म करने के लिए। तो यहाँ से मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन करने से यहाँ आया 0, यहाँ क्या आया 2u du, 2v dv, 2w dw। इस इक्वेशन को फिर हमने किससे मल्टीप्लाई करा था, बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में जोड़ा था। ये सब हमने कल किया हुआ है। तो वहां से क्या पता चला था, f डैश u ओवर में f u प्लस बीटा u डॉट डी यू इक्वल्स टू f डैश v ओवर में f v, सॉरी इक्वल्स नहीं है प्लस है, प्लस बीटा v डॉट डी वी प्लस f डैश w ओवर में f w प्लस बीटा w डॉट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। फिर हमने कल यहाँ तक करा हुआ था, अगर ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 है इसका ऐड, तो इसका मतलब क्या है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अगर ये तीनों 0 आ रहे हैं तो वो इक्वेशन 0 हो सकती है। टोटल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो मतलब x y और z डायरेक्शन में भी वेलोसिटी कैसी होगी, 0 होगी। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि f डैश u ओवर में f u डॉट डी यू किसके इक्वल है, माइनस बीटा u डॉट डी यू की। सिमिलरली क्या पता चला, f डैश v ओवर में f v डॉट डी वी इक्वल्स टू माइनस बीटा v डॉट डी वी। और वैसे ही क्या पता चला था, f डैश w ओवर में f w डॉट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस बीटा w डॉट डी डब्ल्यू। कल जो भी नंबर दिए हुए थे, आज मैं इसको फर्स्ट ए दे देती हूँ, इसको दे देती हूँ फर्स्ट बी, इसको दे देती हूँ फर्स्ट सी। आपने जो भी नंबर आगे दिए हो उसी से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमने बीटा भी एक कांस्टेंट ऐड किया और हम जो भी ऐड करते हैं उन सबकी वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम इन सब का इंटीग्रेशन कर दें तो शायद कुछ बन जाए, इसीलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, आपने जो नंबर दिया हो उसका करना। तो जब मैं इंटीग्रेशन करती हूँ f डैश u ओवर में f u डॉट डी यू का माइनस बीटा, बाहर आ जाएगा u डॉट डी यू, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, log f u। ये इंटीग्रेशंस को आप भले ही सॉल्व मत कर देना, डायरेक्ट रिजल्ट लिखना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है। अभी इसमें दो कॉन्स्टेंट्स और आएंगे, a और b, उन दोनों की वैल्यू भी फाइंड करनी है और वो पूरा b की वैल्यू फाइंड करने तक करना होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें dn की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसीलिए आप डायरेक्ट इनका इंटीग्रेशन याद ही रखना। तो अभी देखो किसके इक्वल आएगा, ये माइनस बीटा u का करेंगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर ओवर में 2 प्लस हम क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना है, मैंने वो log a ले लिया। अब देखो इस log a को लेने का रीजन क्या था, यहाँ पे भी log है, इसीलिए मैंने log के टर्म में लिया। अगर मैं इसको इस साइड लेकर आऊँ तो क्या बन जाएगा, माइनस log a। और देखो log m माइनस log n क्या होता है, log m ओवर में n। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर log f u ओवर में a किसके इक्वल है, माइनस बीटा u स्क्वायर ओवर में 2 के। यहाँ से मुझे क्या पता चला, अगर मैं एक्सपोनेंशियल ले लूँ तो एफ यू ओवर में ए किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर माइनस बीटा u स्क्वायर ओवर में 2 के। यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एफ यू इक्वल्स टू ए e की पावर माइनस, और मैं एक और यहाँ पर लेट करूँगी, वो क्या है, लेट बीटा बाय 2 को मैं b लिख देती हूँ। बाद में हम इस बीटा बाय 2 यानी कि b की वैल्यू निकाल देंगे। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस बी यू स्क्वायर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई, एफ यू की। मुझे क्या निकालना है, डी एन निकालना है। और क्या पता है मुझे, डी एन ओवर में एन की एक वैल्यू है एफ सी डी सी, या तीनों का प्रोडक्ट। मेरे पास एफ यू निकल आया, मैं एफ वी और एफ डब्ल्यू निकाल दूं और ये मेरे पास पड़े हैं। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, उसको डी एन ओवर में एन के इक्वल रख के एन का उधर मल्टीप्लाई करके डी एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। इसीलिए इंटीग्रेशन करा था, ताकि इनकी वैल्यूज निकले और इनकी वैल्यूज मिलने से हमें डीएन मिल जाए। और मैक्सवेल ने भी यही करना है, अणुओं की संख्या निकालनी है
तो वो निकालते हैं अभी। यहाँ से मेरे पास एफ यू निकल आया, तो सिमिलरली बाकियों को सॉल्व ना करना पड़े, सीधा ही लिख देते हैं। एफ वी मेरे पास क्या आ जाएगा, ए तो कांस्टेंट हमने लेट किया था, तो ए सेम है माइनस ई की पावर माइनस बी, बी की वैल्यू भी क्या है बीटा बाई टू, वो सब में आ रहा है तो माइनस बी। यू की जगह देखो ये यू का फंक्शन था तो यू आया, ये वी का फंक्शन है तो यहाँ क्या आ जाएगा वी। और वैसे ही एफ डब्ल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगा ए ई की पावर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर। तो इसको दे दो 2a, इसको दे दो 2b, इसको दे दो 2c। तो मैं अगर एफ सी निकालूं तो मुझे पता है एफ सी डी सी निकालते हैं, जो कि किसके इक्वल है डी एन ओवर में एन के, और किसके इक्वल है एफ यू डॉट एफ वी डॉट एफ डब्ल्यू डॉट डी यू डी वी और डी डब्ल्यू के। तो मेरे पास क्या है 2a 2b और 2c से इनकी वैल्यू पड़ी है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन 2a 2b एंड 2c। तो मुझे क्या पता चला कि एफ सी डी सी, यहाँ मैं लिख रही हूँ डी एन ओवर में एन, वो किसके इक्वल आएगा ए ई की पावर माइनस बी यू स्क्वायर डॉट फिर से ए ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा ए ई की पावर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर डॉट डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। तो यहाँ से क्या आया डी एन ओवर में एन इक्वल्स टू एफ सी डी सी इक्वल्स टू ए का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, गुना में घातें जुड़ जाएंगी तो बी ई की पावर माइनस बी कॉमन आया, प्लस में क्या आएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, घातें जुड़ गई डॉट डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। अब हमें क्या पता है, एक इक्वेशन थी हमारे पास कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो वहां से मेरे पास ये टर्म बन रही है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ, इधर लिखते हैं डी एन ओवर में एन इज इक्वल्स टू एफ सी डी सी इक्वल्स टू ए का क्यूब था ई की पावर माइनस बी ब्रैकेट में था यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, जिसको मैं लिख देती हूँ सी स्क्वायर डॉट डी यू डी वी डी डब्ल्यू चल रहा था, जो कि क्या था हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया था ये, जिसको हमने क्या कहा था डी सी के इक्वल है, तो वहां पर डी सी लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या लिख देते हैं डी सी। मुझे क्या निकालना है डी एन, तो डी एन क्या आएगा एन ए क्यूब ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर डॉट डी सी, या फिर क्या लिख सकते हैं एन ए क्यूब ई की पावर माइनस बी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डॉट डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। ये याद रखना ये डी सी ई की पावर में नहीं है। तो ये तो क्या हुआ मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से उन अणुओं की संख्या निकाल दी जो टाइम टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर और वेलोसिटी रेंज सी एंड सी प्लस डी सी में सेम रहते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ तक करके छोड़ना नहीं है। इस वाले इक्वेशन को जो हम टॉपिक क्या कर रहे हैं मैक्सवेल्स लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें इस ए को जिसे हमने कांस्टेंट लिया है और इस बी को जो भी हमने लेट किया है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हम निकालते हैं, पहले करते हैं ए की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ ए। और मैं ए की वैल्यू निकालने के लिए कुछ इंटीग्रेशंस की वैल्यू डायरेक्ट लिखूंगी, वो आप डायरेक्ट लिखना क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत लंबा है और इनको आप सॉल्व करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ये आपके हायर लेवल स्टडीज में आएगा। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू निकालते हैं। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसको आप दे दो कोई इक्वेशन 3 दे दो, तो बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 इस समीकरण 3 का क्या कर देते हैं समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है 0 से n तक जा सकते हैं, तो 0 to n लिमिट लगा दी डॉट डी एन इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये क्या है डी यू डी वी डी डब्ल्यू 3 के रिस्पेक्ट आ रहा है, तो मैं इंटीग्रेशन में भी 3 लूंगी, ये सब आपने पढ़ा होगा। अब देखो ये थी क्या वेलोसिटी थी यू वी डब्ल्यू, तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक कहीं भी जा सकती है,
तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट लगाई वो -2 प्लस इन्फिनिटी लगा दी। ये 3 लगाने का रीजन भी आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पर डी यू डी वी डी डब्ल्यू 3 है। तो अभी इसका इंटीग्रेशन करना है एन ए क्यूब ई की पावर -b यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डॉट में क्या चल रहा है डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पर तो मेरे पास n बन गया, इधर क्या बनेगा n कॉमन, n कांस्टेंट है बाहर आ गया। ए क्यूब की तो हमें वैल्यू निकालनी है, वो भी एक कांस्टेंट है बाहर ले दिया। इंटीग्रेशन किसका होगा, डी यू डी वी डी डब्ल्यू है तो यू वी और डब्ल्यू इसका होगा। तो मैं क्या करती हूँ सबका अलग अलग लिख देती हूँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर देती हूँ -b यू स्क्वायर डॉट डी यू, फिर से डॉट में किसका होगा -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक e की पावर -b वी स्क्वायर डॉट डी वी का। वैसे ही मैं डी डब्ल्यू का भी मतलब इस वाले डब्ल्यू वाले वेरिएबल को भी सेपरेट कर देती हूँ। लिमिट सब में सेम रहनी है -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर -b डब्ल्यू स्क्वायर डॉट डी डब्ल्यू। अब ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस होते हैं, इनको आपको सॉल्व नहीं करना है, इनकी आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। वो क्या है, -2 प्लस इन्फिनिटी तक जब e की पावर -b कुछ भी है यहाँ पे, अगर x हो तो x का यू स्क्वायर डॉट डी यू का करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है √π/b। सिमिलरली ये दोनों सेम होने चाहिए, x होगा तो e की पावर -dx² डॉट dx हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर इसका भी इंटीग्रेशन, चलो इसको x से लिख दो आप ताकि बार बार तीनों को लिखना ना पड़े। इस तरीके के इंटीग्रेशन की ये एक वैल्यू होती है। तो मैं अगर यहाँ u पुट करती हूँ तो यहाँ भी u है, उसकी वैल्यू भी यही है। वैसे ही x की जगह b लेते हैं तो इधर भी v लेते हैं तो इधर भी v था, उसकी वैल्यू भी यही आ गई। w लेते हैं तो भी वैल्यू यही आ गई। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट करूँ तो n से n तो इधर कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ क्या आया 1 इज इक्वल्स टू ए क्यूब मेरे पास पड़ा है, इनका इंटीग्रेशन मेरे पास है √π/b। फिर से इसका करेंगे तो √π/b, फिर से करते हैं w वाले का तो उसका भी क्या आया √π/b। तो यहाँ से क्या आया 1 इज इक्वल्स टू ए क्यूब, अंडर रूट ऑफ को एक बार मैं छोड़ दूँ, इसको मैं ब्रैकेट में ले दूँ तो ये क्या बन जाएगा π/b की 3/2 बन जाएगा। हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है 3/2। तो यहाँ से देखो क्या आता है, मैं क्या कर देती हूँ इस 3 को इसके पावर के 1/3 कर देती हूँ। मैं 1 की पावर 1/3 करूँ तो वो क्या बन जाएगा a π/b की हाफ। ये तो आप सबको पता होगा कि इस तरीके से पावर को हम इधर भेज सकते हैं और 1 का 1/3 क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो यहाँ से देखो एक वैल्यू आई, वो क्या आई, वही लास्ट वाली इक्वेशन नोट कर रही हूँ 1 इज इक्वल्स टू a π/b का हाफ। तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू a की निकालनी थी, वो आ गई है, वो भी b की टर्म में। वो क्या आएगी, इसके इधर जाएगी उल्टी हो जाएगी, तो मैंने b/π लिख दिया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा कि a की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये करना है, इंटीग्रेशन करना है इस इक्वेशन का, और लिमिट्स को भी आपने याद रखना है। फिर ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इसको आप सॉल्व मत करना, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी है ये। अभी हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ b निकालते हैं। b की वैल्यू निकालने का एक अलग तरीका है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, मोमेंटम ले लेते हैं। देखो संवेग क्या होता है, m × v होता है। हमने क्या कहा था कि पार्टिकल, मैं पहले x डायरेक्शन की बात करती हूँ, यानी कि u एंड u प्लस du वेलोसिटी रेंज के बीच के जो वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स हैं सिर्फ उसकी बात करती हूँ। dp क्यों लिया है, क्योंकि हम मोमेंटम में चेंज देख रहे हैं। अब देखो मोमेंटम में चेंज कैसे होता है, मान लो कि ये कोई वेसल है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर है, वो क्या कर रहा है, इस वॉल से टकरा रहा है। मान लो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम x की बात करते हैं तो m × u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि हमने मास ऑफ मॉलिक्यूल m लिया है। अब वो जैसे ही इसके साथ टकराएगा तो इसका मोमेंटम mu है। हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो सेम ही मोमेंटम क्या है, ये वॉल इसको ट्रांसफर करेगी,
लेकिन डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, मतलब माइनस एम यू हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम डी पी क्या होगा, पहले क्या था एम यू, अभी क्या माइनस होगा, चेंज तो कर रहे हैं लेकिन अभी ऑलरेडी ये माइनस में है, तो माइनस एम यू, तो ये क्या हो गया 2 एम यू प्लस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो 2 एम यू, तो यहाँ पर क्या आया 2 एम यू डॉट। अब मैंने क्या लिया था कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में लिए थे स्टार्टिंग में, और डी एन कैसे लिए थे, जो सी एंड सी प्लस डी सी वेलोसिटी रेंज के बीच में है। वैसे ही मैं किसकी बात कर रही हूँ, यू एंड यू प्लस डी सी वेलोसिटी रेंज की बात कर रही हूँ। इसमें हमने टोटल एन लिए हैं, तो मैंने मान लिया कि इस डी यू वेलोसिटी रेंज की, यानी कि इस वेलोसिटी रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने मान लिए एन यू है। यू क्या बता रहा है, एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल है या जो यू वेग से मूव कर रहे हैं। तो एक तो एन यू आ गया कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हैं। दूसरा इसमें क्या है, वेलोसिटी रेंज को दिखाने के लिए हम u का मल्टीप्लाई करते हैं। अब u का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आप कहोगे कि इधर एक वेलोसिटी भी आ गई है। अब ये जो u है ये किसको शो कर रहा है, ये u नहीं, ये पूरा का पूरा किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी रेंज को, यानी कि u ये दिखा रहा है कि ये इस रेंज की हमने ली है। अब देखो हमने u लेने का भी एक रीजन है, हम एरिया को भी मान रहे हैं यूनिट और टाइम t को भी मान रहे हैं 1 सेकेंड। तो देखो एरिया की क्या है मीटर स्क्वायर और टाइम भी 1 है, u की क्या होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर को हमने मीटर स्क्वायर हमने 1 लिया है, मीटर ही 1 लिया है, जब एक तो 1/1 यानी कि इसकी यूनिट क्या है 1 ही हो जाएगी। तो उस हिसाब से क्या है, या फिर आप डायरेक्ट याद रख लेना कि हम वेलोसिटी रेंज की बात कर रहे हैं और वैसे हम क्या एरिया और टाइम दोनों 1 ले रहे हैं। वहां से मीटर स्क्वायर 1 होने के कारण मैंने u मीटर इंटू मीटर बाय सेकेंड है, या आप डायरेक्ट यहाँ पर वेलोसिटी रेंज से याद रख लेना। तो देखो ये तो था कि कितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है। अभी हम क्या निकालते हैं कि टोटल मोमेंटम क्या है। ये आपको स्टेप ऐसे ही याद रखना पड़ेगा b की वैल्यू निकालने के लिए। तो अभी देखो bp वैल्यू निकालनी है, तो p जो है वो मोमेंटम मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकता है, या तो 0 टकराए ही ना, या इन्फिनिटी। तो 0 टू इन्फिनिटी, या मैं इसको सीधा ही p लिख देती हूँ इसका इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी 2m u डॉट u क्या हो जाएगा u स्क्वायर डॉट एन यू मैंने क्या लिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि वेलोसिटी रेंज u एंड u प्लस डी यू में मूव कर रहे हैं, वो भी उनकी संख्या मैंने ली है एन यू डॉट डी यू के रिस्पेक्ट ही करेंगे इंटीग्रेशन। तो मेरे पास 2m जो है वो बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अभी देखो एक वैल्यू आएगी हमारे पास, वो देखो क्या है, हमने क्या है dn ओवर में n की एक वैल्यू पुट की थी। dn की वैल्यू क्या थी nfcdc, क्या आया था na क्यूब e की पावर माइनस bc स्क्वायर डॉट dc। ये तो dn था। dn क्या शो कर रहा है कि पूरे के पूरे डीसी क्या शो कर रहा है, पूरे हमने हर डायरेक्शन एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन ली है। अगर मैं डीसी की सी की जगह लिख दूं सी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ये लिख सकती हूँ, और डीसी की जगह क्या लिख सकती हूँ डी यू डी टी और डी डब्ल्यू। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करती हूँ, जहाँ पर मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या लिए हैं एन यू। तो इसी इक्वेशन से मैं क्या लिख सकती हूँ एन, जब पूरे की बात थी तो सी स्क्वायर और डी सी था। अगर मैं सिर्फ एक डायरेक्शन की बात करती हूँ तो वो क्या आता है एन ए क्यूब तो कॉमन ही है सब में ई की पावर माइनस बी। सी की जगह मैं क्या ले लूँगी, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रही हूँ तो बी यू स्क्वायर डॉट डी सी की जगह क्या ले लेंगे डी यू। तो ये वाली वैल्यू हम इधर पुट करते हैं 0 टू इन्फिनिटी एन यू की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं एन ए क्यूब ई की पावर माइनस बी यू स्क्वायर डॉट डी यू। एन और ए क्यूब जो है वो कांस्टेंट है, तो 2m एन ए क्यूब हमने बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन से। लिमिट जो है 0 टू इन्फिनिटी चल रही थी वही है, तो यहाँ पर देखो ये भी u की टर्म है और इंटीग्रेशन हम u के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो e की पावर माइनस बी यू स्क्वायर डॉट डी यू इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये वाली आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों लिखा है एन यू की वैल्यू, क्योंकि एन यू इस तरीके का, अगर डी एन ये है जो कि हमने तीनों डायरेक्शन की बात करी तो एन यू ये हो जाएगा। अब ये वाला भी क्या एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन रहा है,
इसकी भी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप टॉपिक करोगे तो आपको बी की वैल्यू उस dn के फॉर्मूले में पुट करनी है। उसके बाद मतलब ये कितना लेंथी टॉपिक हो रहा है, तो इसको एक बार रब करके तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस बी यू स्क्वायर डॉट डी यू, इसकी वैल्यू होती है 1/4 अंडर रूट ऑफ पाई बी क्यू। ये वैल्यू आप याद रखना डायरेक्ट। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, p की वैल्यू क्या आई, 2mn a क्यू। अब देखो ये जो p जो है इसको मैं ये लिख सकती हूँ, मैं अगर ये देखो p क्या होता है f ओवर में a, ये जो है ये मोमेंटम को मैं प्रेशर की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो यहाँ से देखो क्या आया, 2mn a क्यू, e की पावर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 अंडर रूट ऑफ पाई बाय बी क्यू। अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन है pv इज इक्वल्स टू nkt, ये होती है, मैं वॉल्यूम को हमेशा से इस टॉपिक में यूनिट ले रही हूँ। तो यहाँ से मैं p की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, 2mn, n यहाँ लिख दिया, a क्यूब 1/4 अंडर रूट ऑफ पाई बाय बी क्यूब इक्वल्स टू nkt लिख सकते हैं। और मेरे पास a की वैल्यू है, वो क्या है, b ओवर में पाई का रूट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, n से n देखो कैंसिल हो गया, m इंटू a की वैल्यू लिखी, b ओवर में पाई का हाफ थी, 3 है तो मैंने 3/2 लिख दिया, 1/4 को मैंने बाहर ले दिया। अब क्या पड़ा है यहाँ पर, पाई ओवर में b की क्यूब की हाफ, यहाँ पे भी b की 3/2, यहाँ पे भी b की 3/2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे एक चीज रहेगी, जब मैंने dn की वैल्यू लिखी थी, एक सेकेंड देखो dn की वैल्यू क्या ली थी मैंने, n a क्यूब e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर डॉट डी सी। ए का क्यूब कैसे आया था, सब में a था, तब तीनों का मल्टीप्लाई था, लेकिन जब मैंने n u की वैल्यू लिखी तो मैंने वहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर a क्यूब लिख दिया था, जबकि यहाँ क्या a आना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो मैंने पहले टॉपिक कराया था एफ यू की वैल्यू निकाली थी, तो उसमें था a e की पावर माइनस बी यू स्क्वायर डॉट डी यू था, और एफ वी में क्या था, बी ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर डॉट डी वी था, ए सब में था। तो यहाँ पर अगर मैं एन यू निकाल रही हूँ तो वहाँ पर ए की ए आएगा, ना कि क्यूब आएगा, तो ई की पावर माइनस बी यू स्क्वायर डॉट डी यू है, ए लिखना है, ए की क्यूब नहीं लिखना है। वहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक ए की क्यूब कर दी थी, इसलिए ए की क्यूब हटा दूँ। तो यहाँ पे भी ये क्या है, सिर्फ पावर हाफ हो जाएगी। अब देखो b की पावर हाफ और 3/2, हाफ माइनस 3/2 करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले वो इक्वेशन नोट कर देते हैं, m 1/4 a की वैल्यू पुट की हुई थी, b ओवर में पाई का रूट डॉट पाई ओवर में बी की हाफ, ये थी, वो किसके इक्वल था, के टी के। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करने पर पाई की हाफ से तो ये हाफ कैंसिल हो गया। अब ये वाला करते हैं, b की 3/2 पड़ा है, वो भी ऊपर जाएगी तो माइनस में है, डॉट b की हाफ पड़ी है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ माइनस 3/2, यानी कि ये क्या बनेगा, माइनस हाफ हो जाएगा, सॉरी माइनस का 1 हो जाएगा, 2 ओवर में 2, यानी कि ये क्या बन गया, 1/4 m ओवर में b। पाई हाफ थी और इधर भी पावर हाफ थी, तो वो कैंसिल हो गया। तो ये किसके इक्वल आया, के टी के। तो यहाँ से क्या पता चला, p तो इक्वल था, ये एक 2 और पड़ा है, तो यहाँ पर 2 लिखना रह गया था, यहाँ पर देखो एक 2 पड़ा था, इस 2 से ये 4 कटेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, हाफ। तो इधर मैं हाफ लिख रही हूँ। तो यहाँ से b की वैल्यू आई, क्या आई, m ओवर में 2 के टी। तो एक तो मेरे पास वैल्यू निकल आई m ओवर में 2 के टी।
के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एम मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब हम पता कर सकते हैं, तो बी की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। अब हमने जो इक्वेशन निकाली थी एक, कि ए की वैल्यू क्या निकाली थी, रूट बी ओवर में पाई, वहां से हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ बी की वैल्यू क्या है, एम ओवर में 2kT, पाई पड़ा है तो 2 पाई kT। तो हमारा ये जो काम था यहाँ तक तो हुआ कंप्लीट, ए और बी की वैल्यू निकल आई, और हमें क्या करना होता है, डी एन निकालने हैं मैक्सवेल ने। तो डी एन क्या था, एन ए का क्यूब ई की पावर माइनस बी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर डॉट डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। तो मैंने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। तो ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो डी एन इक्वल्स टू एन, ए की वैल्यू क्या है, एम ओवर में 2 पाई के टी की हाफ है, और क्यूब यहाँ पर पड़ी है, तो पावर क्या हो जाएगी 3/2 डॉट ई की पावर माइनस, बी को हमने बीटा/2 लेट किया था, और बी की हमने एक वैल्यू निकाल दी है, वो क्या है, एम ओवर में 2kT, तो माइनस एम ओवर में 2kT डॉट सी स्क्वायर लिख देती हूँ मैं, डॉट डी सी। तो ये क्या हुआ, मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, मोलिकुलर वेलोसिटीज, ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। अगर ये टॉपिक आता है तो कल वाले लेक्चर से लेकर के यहाँ तक करना है। ये क्या शो कर रहा है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर टी क्या है, वो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर सी एंड सी प्लस डी सी वेलोसिटी रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है। इस रेंज में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डी एन ही लिए थे, उसकी वैल्यू हमने निकाल दी। तो अगर आता है आपके पास टॉपिक कि मैक्सवेल के वेग वितरण नियम को मतलब डिराइव करो या डिस्क्राइब करो, तो वो वाले टॉपिक से यहाँ तक ए और बी सबकी वैल्यू सब फाइंड करनी है। यहाँ पे जो मैंने लिया था, ये जो है इसको मैंने प्रेशर की फॉर्म में लिखा है, मोमेंटम जितना ट्रांसफर कर रहा है, और प्रेशर क्या होता है, एफ ओवर में ए, मैंने एरिया 1 लिया था, और वहां से आपको क्या पता है, डीपी ओवर में dt क्या होता है, फोर्स से, तो उधर से मैंने ये डायरेक्ट लिखा है। ये सब स्टेप्स आपको ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज याद रखने पड़ेंगे। तो लास्ट तक आपको ये dn की वैल्यू निकालनी है, और ये है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किस रेंज में, c एंड c प्लस डी सी वेलोसिटी रेंज के। तो ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।